Hello students and welcome back to your online class. Today we are going to begin with your supplementary book of English named Moments. So this is your second book of class 9th which is named as Moments. So now let's begin with the first chapter of this book. See the first chapter. The name of this chapter is The Lost Child, and this chapter or this story is written by the author named Mulk Raj Anand. So now let's come to the pink box. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? अब ये जो आपकी स्टोरी है द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक मोमेंट्स, उसमें सबसे पहले क्या बताया गया है? द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स चाइल्ड कहीं ना कहीं खो गया था। तो उसके साथ क्या हुआ था वो यहाँ पर पिंक कलर हैंड राइटिंग में मैंशनड है। एक चाइल्ड था जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर पे गया था, मीन्स मेले घूमने गया था। और वहाँ पर जैसे नॉर्मली छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, वो मेले को देखकर कैसा एक्साइटमेंट दिखाते हैं, इस बार क्या नया होगा, किस तरीके के सारे जो स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, वो कैसे होंगे, लाइक दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। तो ऐसे ही वो चाइल्ड था, बहुत छोटा था, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ गया। तो उसके लिए फेयर पर जाना, मेले पर जाना एक बहुत ज़्यादा ही न्यू एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ वो फर्स्ट टाइम फेयर पर गया था। तो हर चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था। उसे स्वीट्स भी चाहिए थे, उसे टॉयज़ भी चाहिए थे, एंड हर एक चीज़ जो भी वहाँ पर उसको अच्छी लग रही थी, जो उसकी आंखों के सामने डिस्प्ले हो रही थी, उसको नज़र आ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ वो ले। बट उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी ख़रीद कर नहीं दे रहे थे। दे वर जस्ट रिफ्यूजिंग हिम, और वो चीज़ को ही कहीं ना कहीं देखकर उन्हीं में ही खो गया कि कुछ तो उसे मिले। एंड इस अकॉर्डिंग वो चाइल्ड जो था वो बार बार उन चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट फील कर रहा था, अट्रैक्टेड। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, वो अपने पेरेंट्स से डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके पेरेंट्स और उसका जो रास्ता था वो अलग हो गया। और इसीलिए जब उसकी किसी ने हेल्प करी तो क्या हुआ, उसने कुछ ऑफ़र किया होगा चाइल्ड को खाने के लिए, बट चाइल्ड ने उसके ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया। क्योंकि हर बार पेरेंट्स बोलते हैं कि किसी भी अननोन पर्सन से हमें ना कुछ लेना चाहिए और ना ही उनसे हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। सो दैट वाज द सेम पर्पस जो चाइल्ड फॉलो कर रहा था। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी विच इज़ ऑन पेज नंबर 1 ऑफ योर बुक। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अब यहाँ पर फेयर का या मेले का एक नॉर्मल जो एक नज़ारा होता है, एक डिस्प्ले मोमेंट होता है, वो हमारे सामने क्रिएट करने की कोशिश करी है ऑथर ने। उन्होंने क्या बोला है, जब मेला लगा था एक विलेज में, एक गांव में, तो तब क्या था, तब वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न था और लोग स्प्रिंग सीज़न के आने का एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे। जस्ट बिकॉज लोगों को पता था कि जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आता है वहाँ पर मेला लग जाता है। एंड तब जाकर वो सब जने जो विंट्री शेड्स थे, ऑटम के शेड, विंटर के शेड, वो सारे के सारे हर एक मौसम को, हर एक सीज़न को या टेम्परेचर्स को एंजॉय कर चुके थे। एंड अब जाकर उनका जो मेन पर्पस था वो क्या था, उन्हें क्या एंजॉय करना था, दैट वॉज द स्प्रिंग सीज़न। एंड इस अकॉर्डिंग जो लोग थे वो छोटी छोटी, जो जैसे मेले में बहुत सारी रोज़ होती हैं, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो उन सारी नैरो लेन से, छोटी छोटी स्ट्रीट या गलियों से निकल कर, एंड एलीज से निकल कर, एलीज क्या होती हैं, नैरो पैसेजेस। आपने देखा होगा मेले में बहुत सारे, जैसे आप बोलते हैं, छतरियाँ बनी रहती हैं अलग अलग लेवल पर। तो हर एक जगह जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे तो चलना ही पड़ता है, लेकिन काफ़ी बार आप स्मॉल एरिया से भी
निकल जाते हैं। तो वो स्मॉल एरिया, जो स्मॉल स्ट्रीट्स होते हैं या फिर पैसेज वे होते हैं जो आपको निकलने के काम आते हैं, छोटी छोटी गलियों जैसे कि आपका रास्ता कट जाए, जो बहुत लंबा रास्ता है, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं एलीज। तो इसी तरीके की बहुत सारी गलियाँ, बहुत सारे लेन्स बने हुए थे जहाँ पर लोग हैप्पीली, मतलब कि गेली, एक झुंड में, एक क्लैड में, भाईचारे के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, ब्रदरहुड के साथ आपस में जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ वहाँ मेले में घूम रहे थे, कुछ हॉर्स राइड कर रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सेट, कुछ बैठे हुए थे, बैठकर कुछ बातें करेंगे या कुछ खाएंगे पिएंगे, इस अकॉर्डिंग कुछ पर्सन्स वहाँ पर बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। एंड वहाँ पर एक और चीज़ थी, लोग काफ़ी सारे जो मेले में घूम नहीं सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं, वो बुलक कार्ट्स पर या फिर बैम्बू कार्ट्स पर घूम रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। उसमें से एक जो छोटा सा बच्चा था वो क्या कर रहा था, अपने फादर के जो दोनों लेग्स के बीच में स्पेस होता है बार बार, वहाँ पर ही घूम रहा था कि वो कहीं खो न जाए। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। और उसके साथ क्या मूड स्विंग्स मिक्स थे। वो काफ़ी बार मेले में हर एक चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, उसको लग रहा था लाइफ ऐसी ही हो। वो इन चीज़ों को लेकर बार बार ओवर एक्साइटेड हो रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था। सी द इमेज, आपको यहाँ पर मेले की एक फुल इमेज दी गई है, बट यहाँ पर चाइल्ड फादर्स लेग्स के अराउंड नहीं है, वो अपनी मदर का हैंड होल्ड करे हुआ है। एंड हर जगह आपको यहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखेगी, जिस तरीके से एक मेले का एनवायरनमेंट होता है। सो दैट इज़ द फेयर विच इज़ यूज्ड हेयर. Now we will come to the next page, that is page number 2 of your book. Come child come, called his parents, and he lagged behind. बार बार जो चाइल्ड था वो किसी न किसी मटेरियल को देख कर कि उसे वो मटेरियल चाहिए ही चाहिए, इस अकॉर्डिंग वो बार बार अपने पेरेंट्स से पीछे रह जा रहा था। ही वॉज लैगिंग बिहाइंड। एंड बार बार उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे, बेटा आगे आओ और हमारे साथ चलो। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़, उसको क्या पसंद आ रहा था, हर जगह न्यू टॉयज़। उसका एक अलग ही माइंड में एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट हो रहा था कि उसके पास टॉयज़ होंगे तो क्या होगा। तो उनके उस फैसिनेशन में वो खो गया था। इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, और लाइन से सारी की सारी शॉप्स, जैसे वहाँ पर फेयर पर आपने देखा होगा, ट्रेड फेयर पर, या तो एक साथ आपके खाने के स्टॉल्स होते हैं, एक साथ ही आपकी सारी की सारी टॉयज़ शॉप होती हैं, इस अकॉर्डिंग उनका ट्रेड चलता है। तो इसी अकॉर्डिंग वो चाइल्ड जो था उसको हर शॉप पर कुछ ना कुछ नया दिख रहा था या सिमिलर दिख रहा था, एंड उनको लेने की इच्छा में, उसके फैसिनेशन में वो कहीं ना कहीं खो गया था, क्योंकि सारी शॉप एक साथ लाइन से थी तो वो वहाँ से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. बट वो बच्चा कैसा था, छोटा सा और समझदार। जब भी उसके पेरेंट्स उसको बुला रहे थे, वो कंटिन्यूसली जो भी चीज़ देख रहा था उसको छोड़कर डायरेक्टली एक शॉर्ट पाथवे पर रन कर कर अपने पेरेंट्स के पास क्विकली या जल्दी से पहुंच जा रहा था, इन अ हरीड मैनर। एंड तब जाकर क्या हुआ, इस अकॉर्डिंग पता चला कि वो अपने पेरेंट्स की बातों पर, उनके एक आवाज़ पर या एक कॉल पर उनके पास डायरेक्टली पहुंच गए। His eyes still lingering on the receding toys. लेकिन उसकी आंखें जो थी वो कहाँ लगी हुई थी, कहीं ना कहीं भटक रही थी, लिंगर कर रही थी, जो टॉयज़ वो पीछे छोड़ आया था। रिसीडिंग मतलब जो ऑलरेडी आपका कुछ निकल चुका हो पास्ट में। As he came to where they had stopped to wait for him, क्योंकि वो सारे टॉयज़ छोड़कर अपने पेरेंट्स को कवर करने के लिए वहीं पहुंच गया जहां उसके पेरेंट्स उसके आने का वेट कर रहे थे। He could not suppress the desire of his heart. लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जो उसके दिल में इच्छा थी कि उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारे टॉयज़ चाहिए, कुछ ना कुछ खाने पीने का चाहिए, इस अकॉर्डिंग वो अपने माइंड की जो भी डिज़ायर थे, जो भी इच्छाएं थी, उसको कहीं ना कहीं दबा नहीं पा रहा था, वो सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसको एनी हाउ कुछ ना कुछ चाहिए था अगर वो इतनी दूर मेले में घूमने आया है तो, और इसलिए उसका हार्ट उसको बार बार यही बोल रहा था कि वो कोई टॉयज़ ले ले। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, बट तो भी उसने क्यों नहीं मांगा अपने पेरेंट्स से, क्योंकि हर बार उसे वही ओल्ड मूड दिख रहा था अपने पेरेंट्स का, जो पहले की शॉप्स पर दिख चुका था। मीन्स वो उसे कुछ नहीं लेकर देंगे,
कंटिन्यूसली वो अपने बेटे को इसी अकॉर्डिंग देख रहे थे कि वो कुछ नहीं लेकर देंगे, और उनके बेटे को उनकी आंखों में क्या दिख रहा था? एक कोल्ड रिफ्यूज़ल, कि कुछ भी मांग लो आपको आज तो नहीं मिलेगा। तो वो बार बार अपने पेरेंट्स की आंखों में बस एक मना या निगलेक्शन ही देख रहा था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। आखिर उस बच्चे ने एक टॉय के लिए जिद करी जो उसको बहुत अच्छा लगा। सो ही प्लीडेड कि मुझे वो टॉय चाहिए, ऐसी जिद थी उस बच्चे की। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। अभी तक उसके फादर उसको कैसे देख रहे थे? गुस्से में। आंखें जब लाल हो जाती हैं गुस्से में, आप किसी को कंटिन्यूसली स्टेयर करते हो या घूरते हो, इसी अकॉर्डिंग उसके फादर ने उसको अपना गुस्सा दिखाया कि मैं नहीं लेकर दूंगा जो टॉय आप मांग रहे हो। और यही उनका एक फेमिलियर वे था। टायरेंट होता है ओल्ड वे, जो अभी ऊपर आपने देखा एक्सप्रेशंस में कि उसको पता था जब भी वो अपने पेरेंट्स से टॉयज़ मांगेगा तो वो उसको देखेंगे, कोल्ड रिफ्यूज़ल के साथ मना कर देंगे, मतलब डायरेक्टली भी नहीं, सिर्फ आंखें दिखाएंगे, और उन आँखों की जो लैंग्वेज होती है वो क्या होगी? नो, निगलेक्शन। तो उसी ओल्ड टायरेंट वे में उसके फादर ने अभी भी अपने बच्चे को देखा। हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" एंड मदर कहीं ना कहीं उसको टॉय दिला भी नहीं पा रही थी बिकॉज फादर ने परमिशन नहीं दी थी। एंड इसी अकॉर्डिंग अपने बेटे को कि वो सैड ना हो, मेले में आने के बाद वो उदास ना हो, उसको कंटिन्यूसली अपना हैंड या अपना फिंगर दे रही थी कि होल्ड करे, और उसको नई नई चीज़ें दिखा रही थी ताकि उसका मन वहाँ पर लग जाए। सो दैट्स वाई शी टोल्ड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। देखो कि तुम्हारे आगे क्या है। इस तरीके से वो चाइल्ड को नए नए मटेरियल्स दिखा रही थी। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। जो मदर ने दिखाया वो क्या था? जो ट्रेड फेयर है, फेयर के आसपास कुछ विलेज पीपल रहते थे, तो उनका पूरा का पूरा एक मस्टर्ड गार्डन बना हुआ था। सारे के सारे मस्टर्ड के फ्लावर्स लगे हुए थे, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे इनमें से गोल्ड अभी मेल्ट हुआ है। इस तरीके से जैसे गोल्ड मेल्ट होने पर होता है लाइट शाइनी येलो, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेल, हल्का सा, मीन्स ब्राइट येलो नहीं बट थोड़ा सा पेल कलर्ड। तो उस अकॉर्डिंग उस बच्चे को उसकी मदर ने जब फील्ड दिखाया, वो पूरा का पूरा मस्टर्ड से भरा हुआ था, एंड उसका कलर क्या था? मेल्टिंग गोल्ड की तरह पेल। और वो इतनी दूर तक, माइल्स तक ऐसे इवन लैंड में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। मीन्स उस फील्ड के ऐसे लैंड रोज बने हुए थे, एंड पूरी जगह पर अगर आप दूर तक देखेंगे तो आपको मस्टर्ड ही मस्टर्ड दिखेंगे, सारे के सारे मस्टर्ड फ्लावर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. एंड उस मस्टर्ड से भरे हुए फील्ड में उनको क्या देखा? ड्रैगन फ्लाइज, एक ऐसे इंसेक्ट जो कि जब भी आसपास जाते हैं तो एक बस्लिंग साउंड करते हैं। उनका साउंड कैसा होता है? एक जिंगलिंग या फिर बस्लिंग साउंड। एंड वो बहुत ज़्यादा गॉडी थे, मतलब शाइन कर रहे थे। उनके जो विंग्स थे वो पर्पल कलर के थे, और वो कंटिन्यूसली अपनी फ़्लाइट ले रहे थे और ऐसे ही उड़ रहे थे जैसे कि वहाँ पर बाकी सब उड़ रहे थे। तो वहाँ पे और कौन थे जो फ्लावर्स के ऊपर कंटिन्यूसली मूव ऑन कर रहे थे या फ्लाई कर रहे थे? वो थे एक लोन मीन्स अलोन ब्लैक बी, एक ब्लैक कलर की बी, डार्क ब्लैक कलर्ड, और बटरफ्लाई। और कौन था? या तो ब्लैक बी या फिर बटरफ्लाई, जो कि मदर को नहीं समझ में आया क्योंकि वो बहुत दूर था उनकी आंखों से, इसलिए वहाँ पर और यूज़ हुआ है। तो या तो वो ब्लैक बी थी या फिर बटरफ्लाई, जो कि एक अकेली थी, अलोन। एंड वहाँ पर जो ग्रुप में थे वो थे ड्रैगन फ्लाइज विथ पर्पल विंग्स। एंड वो वहाँ क्यों आए थे मस्टर्ड फील्ड में? ताकि वो फ्लावर से उनका नेक्टर सक कर सके, उसकी स्वीटनेस को ले सके। The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it. अब चाइल्ड उस मस्टर्ड फील्ड में इतना ज़्यादा खो गया कि वो बार बार उन पर्पल विंग वाले ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो करने लगा, क्योंकि वो बहुत सारे थे नंबर में और यहाँ वहाँ फ्लाई कर रहे थे। एंड तब तक चाइल्ड उनको कंटिन्यूसली देखता रहा, एक गेज़ में, एक
ऐसे हैप्पीनेस वाले लुक में, जब तक कि उसमें से एक ड्रैगन फ्लाई थक कर किसी एक फ्लावर पर रेस्ट करने ना बैठ गया अपनी विंग्स के साथ। एंड तब जाकर वो चाइल्ड उस बैठे हुए इंसेक्ट को, ड्रैगन फ्लाई को, अपने हाथों से कैच करना चाहता था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन फिर क्या हुआ, उस इंसेक्ट ने दोबारा धीरे धीरे फ्लटर फॉर्म में, थोड़ा बहुत जिगजैग फॉर्म में उड़ने की कोशिश करी एंड दोबारा वो एयर में फ्लैप हो गया। फिर से उसने अपने विंग्स की स्पीड बढ़ा दी एंड जो चाइल्ड उनको कैच करने वाला था वो उनको कैच नहीं कर पाया। When he had almost got it in his hands, जब वो बिल्कुल एक उस ड्रैगन फ्लाई को, जो कि रेस्ट कर रहा था, पकड़ने ही वाला था, वो ड्रैगन फ्लाई वहाँ से उड़ गया फ्लटर एंड फ्लैपिंग फॉर्म में। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come, come on to the footpath." तब जाके मदर ने फिर से एक प्रिकॉशन भरा एक कॉल दिया कि चाइल्ड कहीं खो ना जाए। तो अगेन मदर ने क्या बोला कि चाइल्ड कम टू द फुटपाथ, मीन्स आप फील्ड से बाहर आइए एंड फुटपाथ पर आइए जहाँ पर पेरेंट्स उसके वेट कर रहे थे। अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। अब उसने क्या करा, बहुत खुशी से अपने पेरेंट्स के पास गया हंसते खेलते, एंड तब जाकर वो सब कुछ भूल गया जो भी वो टॉयज़ के पीछे ज़िद कर रहा था, एंड उनके साथ बहुत ज़्यादा एक हैप्पी फॉर्म में वो फिर से कुछ देर के लिए घूमने लगा, एक अब्रेस्ट फॉर्म में। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. उसका मूड फिर से हैप्पी क्यों हुआ, वो अब्रेस्ट फॉर्म में कैसे आया अपने पेरेंट्स के पास, क्योंकि उसने जो भी सोचा टॉयज़ के बारे में कि उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो सब वो पीछे छोड़ आया। ही लेफ्ट बिहाइंड एवरीथिंग। और ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब वो सारे के सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वर्म्स के साथ अट्रैक्शन फील कर रहा था, एंड उन्हीं के बारे में माइंड में सोचता हुआ वो दोबारा फुटपाथ पर आया कि किस तरीके से उन सब ने अपनी टीम बनाई थी, कैसे वो अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ वहाँ घूम रहे थे, और जब भी कोई उनको पकड़ना चाहे तो वो कुछ भी ऐसा जो हाइडिंग प्लेस होती है उनके लिए, वहाँ पर छिप कर रेस्ट कर रहे थे। एंड वो सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय कर रहे थे, सारे के सारे इंसेक्ट्स सनशाइन को एंजॉय कर रहे थे, द सनलाइट। Then here we come to the next paragraph. "Come child, come," his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब यहाँ पर दोबारा पेरेंट्स ने क्या बोला चाइल्ड को, जो बार बार पीछे रुककर एक ही चीज़ के ऊपर अटक जा रहा था, कि दोबारा उन्होंने कॉल करा, "कम चाइल्ड कम." उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया, एंड तब वो पेरेंट्स कहाँ बैठे हुए थे, एक ह्यूज हैवी ट्री के सराउंडिंग में, जो पूरा का पूरा एक ग्रोव होता है जैसे फॉरेस्ट एरियाज़ में होता है, उस ट्री की छाँव के नीचे वो बैठे हुए थे। और वो कहाँ बैठे थे, ऑन द एज ऑफ द वेल, जो कुआं होता है, जो वेल होता है, उसके टॉप कॉर्नर पर, जो कि राउंडेड होता है। तो उस राउंड एज पर वो लोग सीटेड थे, जस्ट बिकॉज वो घूमकर टायर्ड हो गए थे, एंड वो चाइल्ड दोबारा उनकी तरफ भागकर चला गया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब क्या हुआ, वो चाइल्ड जो था, जैसे ही वो ग्रोव तक एंटर हुआ, उसके पहले तो बहुत सारे यंग फ्लावर्स, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से अभी ग्रो भी नहीं हुए थे, अपने स्ट्रक्चर में हेविली ग्रो नहीं हुए थे, उनकी लीव्स प्रॉपरली नहीं आई थी, वो कुछ लाइट फ्लावर्स तेज़ हवा चलने से उस चाइल्ड के ऊपर एज रेन, फ्लावरी रेन जो होती है, उस तरीके से चाइल्ड के ऊपर सारे के सारे गिर गए। एंड उन्हीं फ्लावर्स को, उनके एक एक पेटल्स को उठाने में, एक एक पत्ती को उठाने में उस चाइल्ड ने अपना पूरा टाइम निकाल दिया। अपने लिटिल हैंड्स में, स्मॉल हैंड्स में वो एक एक पेटल को कलेक्ट कर रहा था जो उसके ऊपर रेन होकर गिरे थे। बट इस टाइम पर क्या हुआ, पेरेंट्स ने एकदम उस चाइल्ड को बुलाया कि वहाँ पर डव है। तो चाइल्ड उस डव की आवाज़ सुनकर, जो डव अपनी कोइंग वॉइस करते हैं,
पेरेंट्स की एक शाउटिंग पर कि वहाँ पर डव है, तो चाइल्ड को देखना था कि डव कैसी दिखती है। उनकी एक आवाज़ पर वो चाइल्ड वहीं से ही चला गया पेरेंट्स की शाउटिंग पर, द डव। एंड तब क्या हुआ, एक्साइटमेंट में जब वो रन कर रहा था तब उसके सारे के सारे जो पेटल्स उसने अभी तक कलेक्ट करे थे वो उसके हाथ से छूट गए और वो उनको उठाना भूल गया। वो वहीं उनको भूल गया और अपने पेरेंट्स के पास दोबारा चला गया। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। दोबारा पेरेंट्स ने अपने चाइल्ड को बुलाया, who had now gone running in wild capers round the banyan tree and gathering him up. They took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब क्या हुआ, पेरेंट्स ने दोबारा चाइल्ड को बुलाया, चाइल्ड उनके पास आया। अब नाउ वो चाइल्ड जो था वो कहाँ खो गया, वो घूमता जा रहा था, रन करता जा रहा था इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बेनियन ट्री। आपने देखा होगा बेनियन ट्री जितना ओल्ड होता है उतना ज़्यादा जो उसके केपर्स होते हैं, जो ट्री की लीव्स से सराउंडेड रहते हैं, सारे के सारे क्रीपर्स जैसे वो हार्ड क्रीपर्स उसके पास आ जाते हैं ट्री के पास, एंड वो उसका ओल्ड एज शो करता है। एंड चाइल्ड क्या कर रहा था, उन केपर्स के साथ खेलने लगा अपने आसपास। उसने अपने आप को नैरो केपर्स से सराउंड कर लिया, उन्हीं की तरफ वो घूमता जा रहा था। और तब जाकर कुछ टाइम बाद जब वो उन केपर से खेलता हुआ बोर हो गया, तब उसने जो वहाँ पे रास्ता था, वाइंडिंग फुटपाथ था, वहाँ के थ्रू चला गया। एंड तब जाकर वो दोबारा अपने आप को उसने कहाँ पाया, टू द मस्टर्ड फील्ड, जहाँ से वो दौड़ता हुआ अपने पेरेंट्स के पास आ रहा था। So now we will continue this chapter tomorrow as well, class. Till then, thank you and have a nice day.